हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि पेनिस के साइज का छोटा होता चले जाना। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। लेकिन उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम बताएंगे कि किस कारण से पेनिस का साइज छोटा होता चला जाता है और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं दूर दूर से ये कंप्लेंट लेके कि उनके पेनिस सिकुड़ता जा रहा है या उसका साइज कम हो रहा है, वो पतला होता जा रहा है या उसकी लंबाई जो है वो कम होती जा रही है। तो आमतौर पर ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पेनिस का साइज छोटा होता चला जाता है। दरअसल इसका जो सबसे कॉमन रीजन है वो है ब्लड सप्लाई। पेनिस में बार बार इरेक्शन का ना आना। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, ईडी हो जाती है, तो उनमें इरेक्शन नहीं होती। इरेक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि बार बार उनके अंदर पेनिस के अंदर जो ब्लड है वो रुकता नहीं है। तो ब्लड आता नहीं है और आता है तो वो रुकता नहीं है, तो इस कारण से पेनिस का साइज छोटा ही रहता है। एक नॉर्मल पेनिस में दिन में कई बार इरेक्शन होती है, तो उस कारण से पेनिस का साइज, पेनिस में ब्लड बना रहता है। या जो पेनिस में नॉर्मल अमाउंट है ब्लड का, ईडी के पेशेंट में वो कम रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, तो उनका पेनिस का साइज हमेशा छोटा रहता है। जिसमें पेनिस में जिनका नॉर्मल है उनमें हमेशा ब्लड सप्लाई ज्यादा रहती है, यानी ज्यादा ब्लड रुका रहता है, आता है जाता है, तो उसका अमाउंट ज्यादा होता है। इस कारण से उस पेनिस में फुलाव रहता है। लेकिन जैसे ही लोगों में ईडी होने लगता है वो ये नोट करने लगते हैं कि उनके पेनिस का साइज कम होने लगा है। तो अगर तो इसके दो रीजन हमने क्या बताए। एक तो इरेक्शन का कम आना, इरेक्शन का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मान लो किसी आदमी के दिन में 10-15 बार इरेक्शन आती है, लेकिन उसकी अगर वो 5 बार आ जाए, कम हो जाए, तो पेनिस का साइज कंपेरेटिवली छोटा रहेगा। दूसरा, ब्लड जो नॉर्मल इरेक्शन नहीं है लेकिन नॉर्मल जो अमाउंट है ब्लड का वो ही पेनिस में कम रहता है ईडी के पेशेंट में, जिस कारण से पेशेंट को ये फील होने लगता है कि उसका पेनिस साइज छोटा हो गया है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या करना चाहिए? अगर आपने ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम, साथ में विटामिन D3 की टैबलेट्स आती है, कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स है, साथ में मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खाएं। ये तो आपने करना ही करना है घर बैठ के। दूसरा, अगर आप पिनाइल मसाज कर सकते हैं, जिसमें कोकोनट ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल को ले, उसको हल्का सा गर्म करें, उसके अंदर क्या डालना है, 1-2 लौंग पीस के डालनी है, और विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, इवियन के नाम से, हरे रंग के कैप्सूल होते हैं, वो 1-2 कैप्सूल डाल लें। उसको हल्का सा कोसा करके, ना बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, कोसा करके उससे आपने 5-10 मिनट मसाज करनी है। अगर आपको ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगे तो उस मसाज को रोक दीजिए और इस तरह से 5 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद ऐसे ही कोसे पानी से, ठंडे पानी से नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है कि पेनिस में जब आपने मसाज करने लगे तो मसाज का पर्पस क्या है, इन सब चीजों का क्या पर्पस है, ऑयल का क्या पर्पस है? ऑयल बेसिकली एक तरह का एजेंट है जिसके थ्रू विटामिन ई और लौंग के जो केमिकल्स होते हैं वो अंदर जाते हैं। वो वैसो डायलेटर्स होते हैं बेसिकली, मतलब ब्लड वेसल्स को फुलाने वाले होते हैं। तो आपने जब मसाज की तो ब्लड वेसल्स फूली। अगर आप इसमें ठंडा पानी डाल देंगे या आप इसमें एकदम से ठंडे पानी से नहाएंगे तो एकदम से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो फायदा था वो खत्म हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने कोसे पानी से ही नहाना है, साबुन लगा के उस पर तेल को उतार लें। इस तरह से करने लग जाए। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो नॉर्मल जो दंड बैठक होती है या लोअर बॉडी की जो भी एक्सरसाइज होती है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, आप वो जरूर करें, जिससे नॉर्मल लोअर साइड में, लोअर बॉडी में ब्लड सप्लाई बनी रहे। बहुत से लोग ये करते हैं लेकिन उनको इसके बाद भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ईडी एक ओवरगोइंग प्रॉब्लम है। इसमें खास तौर पे बहुत से पेशेंट्स को साइकोजेनिक एलिमेंट हो जाता है। तो एक बार अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करा ले। अगर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, थोड़ी लोअर रेंज में है लेकिन नॉर्मल है, जैसे मान लो उसकी रेंज हुई 200 से लेके 700 तक, 750 तक, एग्जाम्पल, थोड़े लैब से डिफरेंस होती है, हर लैब में डिफरेंट होती है, तो नीचे की ओर है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह देते हैं ओ हो आपका तो टेस्टोस्टेरोन नीचे के लेवल पे है, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट ले लो। नहीं लेना है, क्योंकि अब वो नॉर्मल रेंज में है। टेस्टोस्टेरोन ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता बॉडी में, दिन के टाइम के हिसाब से सुबह के वक्त ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसी कारण से मॉर्निंग इरेक्शन आती है, फिर कम हो जाता है, तो इस तरह से वेव फॉर्म में होता है। तो आपने अगर वो थोड़ा नीचे आ गया तो उसके लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करें, थोड़ा खुश रहें, टेंशन ना लें, तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। इस सारे इश्यूज में ये मैंने कहा, आप एक्सरसाइज करें, आप मल्टीविटामिन लें, आप कैल्शियम की टैबलेट्स लें, आप मसाज करें,
साथ में स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने से पेनिस में, क्योंकि एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, आपका मन खुश नहीं रहता है, तो वो भी इरेक्शन को प्रॉब्लम देता है। अगर ये सब करने के बावजूद आपकी इरेक्शन नहीं आती है, पेनिस का साइज कम नहीं होता है, तो आप हमसे आके मिलें। इसमें जो ऑप्शंस अच्छी होती है वो करने के लिए, ये नहीं कि ऐसा नहीं आ रही इरेक्शन। तो मैंने देखा है कि बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर सिर्फ पिनाइल इम्प्लांट की बात करते थे, पिनाइल इम्प्लांट करा लो, ये वाला करा लो, टेक्ट्रा करा लो, रिजिकॉन करा लो, इंडियन करा लो, 3 पीस करा लो, 2 पीस करा लो। ज्यादातर पेशेंट, 90% से भी ज्यादा पेशेंट बिना इम्प्लांट के ठीक हो जाते हैं। हमारे क्लिनिक में सैकड़ों मरीज पी शॉट करा के जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन है पी शॉट। पी शॉट कैसे फायदा करेगा? जिनका साइकोजेनिक ईडी है, जिनको ईडी में हमने देखा कि पिनाइल डॉपलर पे कुछ नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, तो वो अगर पी शॉट की एक या दो डोज से ही, पी शॉट की डोज देने से क्या होता है, 2-3 महीने तक इरेक्शन अच्छी रहती है। अब इसको ध्यान से सुनिए, 2-3 महीने तक इरेक्शन अच्छी रहती है। अगर उनका साइकोजेनिक ईडी है और 2-3 महीने तक इरेक्शन अच्छी रही, तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है और वो साइकोजेनिक ईडी ऐसे पेशेंट्स में ठीक हो जाती है। बहुत से पेशेंट्स में जिनको साइकोजेनिक ईडी है प्लस एंडोथेलियल सेल डैमेज है, मतलब डॉपलर वगैरह पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर ब्लड वेसल्स में मैस्टरबेट ज्यादा करने के कारण, या हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने के कारण, या स्ट्रेस के कारण, या बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, सबसे कॉमन रीजन तो है मैस्टरबेशन ज्यादा करते हैं, हस्तमैथुन ज्यादा करते हैं, तो उनमें डैमेज हो जाती है, सेलुलर डैमेज, वो पी शॉट रिपेयर कर देता है। तो ऐसे पेशेंट में जिनमें डैमेज भी है अंदर, पी शॉट के मल्टीपल सेशन लेने पड़ते हैं। 6 सेशन तक आपको पी शॉट के लेने चाहिए। बहुत से पेशेंट जिन्होंने हमारे पास आके पी शॉट कराए, जो कि इम्प्लांट को सोच रहे थे कराने के लिए, लेकिन 2-3 सेशन करने के बाद भी उन्होंने इम्प्लांट का जो सोच थी या उसको कराने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इसके साथ आप शॉक वेव को भी कंबाइन कर सकते हैं। शॉक वेव भी एक बहुत बढ़िया जरिया है नई ब्लड वेसल्स बनाने का, और अगर उसको पी शॉट के साथ कंबाइन किया जाए तो पी शॉट क्या करता है कि वहां पे पी शॉट एक तरह से न्यूट्रिशन देता है, और शॉक वेव जब वहां पे शॉक मारता है तो नई ब्लड वेसल्स का जन्म होता है। तो इन दोनों का कंबाइन करके आप ये भी इसको यूज कर सकते हैं। जहां तक रही पिनाइल इम्प्लांट की बात, अगर आप पी शॉट ले चुके हैं, दवाइयां ले चुके हैं, शॉकवेव ले चुके हैं, आपको डायबिटीज है, हालांकि वो कंट्रोल में जरूर होनी चाहिए इम्प्लांट करने से पहले। अगर कंट्रोल में नहीं है, HbA1c 8 से ऊपर है, तो आप इम्प्लांट नहीं कराएं, उसे 8 से नीचे लाके इम्प्लांट कराना चाहिए, तो फिर आप इम्प्लांट पे जाएं। मैंने बहुत से हमारे पास पेशेंट आए हैं कि जी डॉक्टर ने सीधा ही इम्प्लांट बोल दिया, बस इम्प्लांट करने में इंटरेस्टेड है। ऐसे नहीं है, नेचुरल इलेक्शन की बात अलग ही है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम इम्प्लांट करते हैं तो पेशेंट की अपनी नेचुरल इरेक्शन भी आने लग जाती है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट में जिनमें इम्प्लांट भी होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि इरेक्शन बिल्कुल जीरो होती है, कम होती है। इम्प्लांट डालने के बाद वो इरेक्शन आती रहती है, और पेशेंट की इरेक्शन के साथ ही इम्प्लांट दोनों काम करते हैं। तो पेशेंट वैसे तो नेचुरली मजे ही आते हैं, उसको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल ही मैकेनिकल हो गया इम्प्लांट डालने के बाद। लेकिन आप पहले दूसरे मेथड्स जरूर ट्राई करें, उसके बाद आप इम्प्लांट पे जाए। रही बात कि कौन सा इम्प्लांट कराना चाहिए, ये कोई खास बात नहीं है। अगर आप सिंपल एंड बेस्ट सिंगल पीस इम्प्लांट करना चाहिए, जो 3 पीस इम्प्लांट होता है, उसमें पेट के अंदर भी उसका रिजर्वायर डलता है, स्क्रोटम में भी जाता है, और पेनिस के अंदर भी जाता है। तो 3 सिस्टम हो जाते हैं। आसपास में जॉइंट्स होते हैं, खराब होने का ज्यादा चांस होता है, उनका लाइफ कम होती है, और बहुत महंगे होती है, 10 लाख तक सर्जरी चली जाती है यहाँ पर। तो ये करना थोड़ा, इससे अच्छा है कि आप इंडियन इम्प्लांट को ले, जो उसकी टिकाऊ है, लंबे टाइम तक चलता है। उसकी 10 साल की तो कंपनी गारंटी देती है, लेकिन वो सालों साल चलता रहता है, उसका कुछ होता नहीं है उसको कभी भी। लेकिन हमारी तो यही राय है कि आप इम्प्लांट कराने से पहले, अगर आपको सिकुड़न महसूस हो रही है, पी शॉट के सेशंस लें, दवाइयां लें, आप शॉक वेव लें, आप इसके अलावा फिनाइल मसाज कराएं, कैल्शियम, विटामिन डी, ये तो आप घर पे ही कर सकते हैं, तो ये सब करिए। और अगर कोई डॉक्टर आपको सीधा ही इम्प्लांट के लिए कह रहा है, तो इस उस पे मत जाएं, सीधा इम्प्लांट मत कराएं, वो इतना कोई सही डिसीजन नहीं है। पहले आप दूसरी चीजें जरूर ट्राई करें। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, और लखनऊ में भी मैं महीने में 1 दिन आता हूँ। पी शॉट आप मुझसे वहां पे भी करा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप
आपको अच्छा लगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी अगर और कोई क्वेरीज है तो वो आप फोन पे पूछ सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।